सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीयकरण क्रांति आदि बहुत सारे नामों से हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें सामान्य अध्ययन फर्स्ट में प्रथम पेपर यानी पेपर आ या ए की चर्चा हम करेंगे, जिस पर हम आज पहले ही टॉपिक सिंधु सभ्यता को चालू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विषय वस्तु, और खास तौर पर ये जो पूरी की पूरी क्लास होगी दोस्तों वो मेंस के पर्पज से होगी। साथ साथ में प्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, पीएससी की तैयारी की जो सही स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि पहले मेंस से तैयारी चालू करी जाए, क्योंकि यदि आप कम से यानी कि प्री से चालू करेंगे तो फैक्ट ही फैक्ट आपको समझ में आएंगे, लेकिन जब आप मेन से करते हैं तो समझ में आता है कि वो फैक्ट क्यों है, किस लिए है। इसलिए आपकी तैयारी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बहुत सारी चीजें जो आप पहले नहीं करते प्री के लिए वो भी मेंस में साथ साथ में होती चली जाती हैं। और उत्तर लेखन तो आप सीखते ही हैं, क्योंकि मेंस तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे कैसे भी करके दें। तो जब अगर आपको बनना है, अगर आपको अच्छा पद चाहिए है या आपको पीएससी फाइट करनी है तो आपको मेंस देना तो जरूरी ही है। इसके लिए मेंस पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेंस से ही इसकी सही शुरुआत की जाती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम विषय वस्तु पर ध्यान देंगे कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में हम चालू करेंगे। सबसे पहले विषय वस्तु में देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का नामकरण होगा। भैया इसके नाम बहुत सारे हैं, अभी मैंने नाम बताया ना आपको, उन सब के पीछे एक कारण है। ऐसे ही नहीं मैंने आपको नाम बता दिया, ऐसे ही नहीं जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है, उनमें हर किसी के पीछे कोई ना कोई एक कारण है क्यों कहा जा रहा है। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र यानी कहां कहां तक फैली थी। सिंधु सभ्यता का काल, इस काल को लेके भी विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उनके अपने अपने अलग अलग मत हैं कारणों के साथ। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे, किसने इसको निर्मित किया, कैसे बनी, है ना। इसमें अब सिंधु सभ्यता की विशेषताएं होंगी। सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन और सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन, ठीक है। 10वें नंबर पे हम आएंगे सिंधु सभ्यता के स्थल क्षेत्र जो कहां कहां पर हैं। सिंधु सभ्यता के फिर प्रमुख स्थल, यहां पर हम सभी स्थलों को देखेंगे। ऊपर वाले में 10वें पॉइंट में, 11वें पॉइंट में जो प्रमुख स्थल है जिनसे अधिकतर प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। नगर नियोजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम प्रश्नों में प्री में भी और इसके अलावा देखा जाए तो जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को घुमा घुमा कर बार बार पूछा जाता है। तो हम इसको कंसेप्ट समझेंगे और किस प्रकार से इसमें कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता की कला पर हम बात करेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण ये जो सभ्यता है फिर पतित हुई और इसी के पतन के पश्चात भारत में आर्य लोगों का प्रवेश होता है और एक नई संस्कृति देखने को मिलती है जो वैदिक संस्कृति है, जो मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति है। ये कौन सी थी, ये नगरीय संस्कृति है। क्यों नगरीय कहा गया है, क्योंकि यहाँ के जो नगर हैं वो वेल डेवलप है, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छे इंजीनियर रहे होंगे जिन लोगों ने इसको बनाया। जो यहाँ की सड़कें हैं समकोण पर काटती हैं, नगर हैं उनमें नालियों की इस तरीके से व्यवस्था है जो हम 18वीं शताब्दी में यूरोप में भी नहीं देखते। भारत को तो छोड़ दीजिए, यूरोप में भी नहीं देखते। इस प्रकार जो वहां के नगर हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। आज से कितना साल पुराने पहले, यानी 2350 से 1750 ईसा पूर्व बीसी की बात चल रही है। तो 2000 साल वो, 2000 साल ये, 4500 साल पुरानी बात है। क्लियर है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राकृतिक स्वरूप देखेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है, क्योंकि हड़प्पा को सब प्रथम खोजा गया था, सबसे पहले हड़प्पा स्थल आया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि यार ये तो बहुत सारे मिल रहे हैं, मोहनजोदड़ो मिल रहा है, चहुंदड़ो मिल रहा है, कोटदीजी मिल रहा है ना, मुंडीघाट मिल रहा है, शुर्तगोई मिल रहा है, बहुत सारे लोथल मिल गया, धौलावीरा मिल गया, बनवाली मिल गया, राखीगढ़ी मिल गया। तो जब इतने सारे स्थल मिल रहे हैं तो फिर उसका बाद में नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही उचित माना गया, लेकिन हड़प्पा भी इसको बोल दिया जाता है। सिंधु सभ्यता के सांतत्व, आध्यात्मिक क्षेत्र में सिंधु सभ्यता की देन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं से कनेक्ट होगा, यहां से दो चीजें कनेक्ट होंगी,
कौन कौन सी होंगी? पहली बात तो ये कनेक्ट हो जाएगी यहां से कि सिंधु सभ्यता का अगर देखा जाए तो आज भी हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो सिंधु सभ्यता में था, तो हम आज से कनेक्ट कर लेंगे, यानी वर्तमान स्थिति से कनेक्ट कर लेंगे। साथ साथ में सिंधु सभ्यता के साथ में हम वैदिक सभ्यता को भी कनेक्ट कर लेंगे। तो ये 17वें वाले पॉइंट में दोनों चीजें आ जाएंगी। यहीं से आपकी जो उत्तर लेखन की कला है वो बढ़िया हो जाएगी। मतलब कि आप पूरे कंसेप्ट को जब समझ जाएंगे तो गजब का उत्तर अपने आप ही लिख लेंगे। चलिए, अब ये जो है ये दोस्तों पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम चर्चा करने वाले हैं पहले से लेकर सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन तक। क्लियर है? इतने की चर्चा आज हम करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 पर आएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। मैं चालू करूं उसके पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। दरअसल एक व्यक्ति हैं, 1826 की बात है। यहां पर बना लेते हैं अपन भारत का नक्शा। देखिए, ये बन गया भारत का नक्शा। दरअसल इस वाले क्षेत्र की पूरी कहानी है। एक व्यक्ति है 1826 में जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। चार्ल्स मैसन है। चार्ल्स मैसन इस वाले क्षेत्र में गए। उन्होंने देखा कि यहां पर सिंधु नदी जो है इसके किनारे पर कुछ ऊंचे ऊंचे टीले टाइप के हैं। कुछ ऐसा लगता है देखने में कि शायद कोई पुरानी कोई बस्ती रही होगी या यहाँ पर आदमी पहले कभी रहा करते होंगे। ऐसा कुछ उनको समझ में आता है चार्ल्स मैसन को। इन्होंने आकर बताया, पर इनकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं, इसलिए इनका नाम आता है, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शुरुआत में कुछ बताने का प्रयास किया कि कोई सभ्यता है। अभी नाम वाम नहीं रखा गया है, सिर्फ बताया है कि कोई ऐसा है कि शायद सभ्यता है। फिर उसके बाद में है 1831। 1831 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर बर्न्स। क्या नाम है? अलेक्जेंडर बर्न। ये जो अलेक्जेंडर बर्न्स हैं ये भी जाते हैं यात्रा करने के लिए। जब ये यात्रा करने के लिए जाते हैं तो सिंधु नदी में बढ़िया आराम से नाव से यात्रा कर रहे थे। इनको भी इस चीज का एक एहसास टाइप का हुआ। इनको भी लगा कि यार यहाँ पर है, चूंकि ये सब इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, तो ये लोग जगह को देखकर ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ पर कुछ है। तो ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बताया। अब इसके बाद में 1853 आता है। 1853 में एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये कनिंघम साहब जाते हैं और ये देखकर आते हैं, तो इन्होंने काफी भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात इनको वहां पर 2 मोहरें मिल गई। ये इस तरीके की मोहर है और इन मोहरों पर कुछ लिपि में लिखा हुआ है। ये जब इनको 2 मोहरें मिल गई तो इन्होंने देखा कि इसमें एक मोहर पर कहीं ना कहीं कोई एक जानवर है, लेकिन उसका कूबड़ नहीं निकला हुआ, यानी वो कूबड़ वाला सांड नहीं है। तो इनके दिमाग में आया, लेकिन इन्होंने बताने का प्रयास तो किया, लेकिन दिमाग में ये आया कि कुबड़ वाला सांड है नहीं है। और कुबड़ वाला सांड जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख माना जाता था, पूजनीय माना जाता था, वो नहीं था। तो इनकी बात को भी फिर उतना ज्यादा सुना नहीं गया। इसके बाद में 1854 आता है। अब ये समय वो है जब भारत में रेलवे का विकास चरम पर है। क्यों हो रहा है विकास? भारतीयों का हमारा शोषण करने के लिए, है ना। पूरे माल को यहां से वहां ले जाकर सीधा विदेशों में पहुंचाएंगे, वहां से बनकर फिर भारत के बाजार में आएगा और फिर बिकेगा। तो ये सब होता था। तो ये सब जब हो रहा था तो इसी दौरान लाहौर से कराची, कहां? लाहौर से कराची के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। रेलवे ट्रैक बिछाए जाने के बीच में ही 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम आता है, याद रखिएगा। इनको कहते हैं ब्रांटन बंधु। ब्रांटन बंधु, जॉन ब्रांटन, विलियम ब्रांटन। ये 2 व्यक्ति थे, ये दोनों भाई हैं आपस में। तो इन लोगों ने ठेका वगैरह ले रखा था। इन्होंने देखा कि यार पटरी डालते समय कुछ ईंटें बीच में आ गई हैं। इस तरीके से ये पटरी डाल रहे थे तो ऐसी ईंटें बीच में आ गई। इन्होंने सोचा कि ये कोई पुराना भट्टा वगैरह रहा होगा, इस भट्टे को हटाते हैं और ये जो ईंटें थी, इन्हीं का जो मलबा बचा, जो इनका चूरा बचा, उनको इन्हीं जो पटरियां थी इनके बीच में डाल दिया गया। क्योंकि पटरियों के बीच में हम डालते हैं दबाव को सहने के लिए, तो ये डालते चले गए। लेकिन इन्होंने देखा कि यार ये ईंटें खत्म ही नहीं हो रही, मतलब इतना बड़ा तो भट्टा हो ही नहीं सकता। तब इनके दिमाग में आया कि जाने अनजाने में हमने किसी चीज की हानि कर दी। तब उन्होंने भारत सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उनको बताया कि भैया यहाँ कुछ हो ना हो, कोई पुरानी सभ्यता है जो गलती बस हमसे टूट गई है। तो हड़प्पा की जब हम चर्चा करते हैं तो हड़प्पा का जो पश्चिमी टीला है
पश्चिमी टीला यानी दो भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम नगर इसी तरीके से बटे हुए हैं। तो जो पश्चिमी टीला है वो थोड़ा सा टूट गया है, वो इसी वजह से टूटा है, इन ब्रांटन बंधुओं की एक तरीके से बेवकूफी की वजह से। क्लियर? अब ब्रांटन बंधुओं ने बता दिया। अब भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तब 1876 में यही कनिंघम साहब जो ऊपर हैं ये फिर से जाते हैं, कनिंघम साहब फिर से जाते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ यार भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ है। अब इनकी बातों को माना गया, चूंकि यहां से मालूम पड़ गया तो ये गए, तो इनकी बातों को माना गया। 1912 में कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन के समय पर जॉन क्लीट नाम का व्यक्ति है, जॉन क्लीट, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक खबर छापी जहां पर मालूम पड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत इन्होंने जानकारी दी। इसके बाद में 1920 में जे.एल. मार्शल के नेतृत्व में, किसके? जे.एल. मार्शल, इनका बहुत नाम आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जे.एल. मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। किसका? खुदाई का कार्य प्रारंभ होता है। अब इसी खुदाई के कार्य में सर्वप्रथम सबसे पहले 1920-21 में हड़प्पा का उत्खनन चालू हुआ। किसके नेतृत्व में हो रहा है? अब यहां कौन पहुंचे? यहां पहुंच रहे हैं राखलदास, यहां पर पहुंच रहे हैं दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। इन दो का नाम है, याद रखिएगा, कौन कौन? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ये दोनों पहुंचते हैं और देखते हैं तो हड़प्पा को इन्होंने अच्छे से खोद लिया, देख लिया कि हड़प्पा में क्या है। फिर 1922 में, अब 1922 में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा? इसका नाम इन्होंने रखा मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर सब बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अब मनुष्य के जो कंकाल हैं, सब हैं, वो ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, समाधि के रूप में मिल रहे हैं, कहीं वैसे ही हैं, तो इसको मृतकों का टीला कहा गया। फिर 1922 में कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है, और ये सब हो जाने के बाद में अंतिम रूप से 1924 में एक न्यूज़पेपर के माध्यम से यह प्रकाशित किया जाता है, जब खुदाई उदाई वगैरह पूरी हो गई है, जब उन्होंने प्रकाशित किया कि भैया कोई सभ्यता यहां पर बहुत पहले से दबी हुई थी, जो कि खुदाई या उत्खनन के बाद मिली है, उस क्षेत्र को सील कर दिया गया। वहां पर फिर कोई आदमी आते जाते नहीं है, हालांकि अब देखने के लिए वहां पर आदमी लोग जा सकते हैं, पर उस समय पर उसको सील कर दिया गया था। तो 1924 में जाकर ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट होती है। तो ये तो कहानी थी सिंधु सभ्यता की शुरुआत की। एक बात और विशेष तौर पर ध्यान रखें, सिंधु घाटी की जो खुदाई हुई है दोस्तों, वो हुई है ऊर्ध्वाधर। एक खुदाई होती है क्षैतिज का मतलब होता है, अभी आप समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहां से खुदाई चालू करी हमने, तो यहां से ये भी कर दी, ये सब कुछ पूरा करते हुए चले जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सिर्फ उसी जगह पर खुदाई करना, कि मान लो यहां पर खाली जगह है, देख लिया कि हाँ यार यहाँ पर कुछ हो सकता है, कुछ मिला तो खोद दिया, फिर थोड़ा यहाँ खोद दिया, फिर थोड़ा यहाँ खोद दिया, फिर थोड़ा यहाँ खोद दिया। क्योंकि क्षैतिज खुदाई कर पाना संभव नहीं है भाई, घर बन चुके हैं, सब लोग रहने लगे हैं, अब किसी का घर थोड़ी ना तोड़ोगे है। हो सकता है आप जहां पर रह रहे हो वहां भी सिंधु घाटी सभ्यता हो, उसके स्थल भी हो। बहुत सारे तो विद्वान ऐसा बोलते हैं कि जहां पर आज आप रह रहे हैं इसके नीचे कब्रें ही कब्रें हैं। तो लेकिन अब चूंकि खुदाई संभव नहीं है, कैसे होगी? क्योंकि फिर लोगों को यहां से हटाना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें ऊर्ध्वाधर खुदाई हुई है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये अलग अलग मिले हुए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि अपन को हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, जब उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जब बात आएगी, तब हमें यह बताना है कि इस सभ्यता में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लेखन कला तो प्राप्त हो गई, स्क्रिप्ट तो प्राप्त हो गई है, लेखन कला ये तो प्राप्त हो गई है, स्क्रिप्ट प्राप्त हो गई, पर हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब जब हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो समस्या कहां है? समस्या ये है दोस्तों कि जब हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम एग्जैक्ट कह नहीं पा रहे हैं कि ये सभ्यता किस टाइप की सभ्यता है। सभी विद्वान अपना अपना अनुमान लगाकर इस तरीके की बातें करते हैं। तो उत्तर लेखन में ये विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है, इस शब्द का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा सीधा आंसर लिख दें, तो फिर वो सामने वाला समझेगा कि इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से। तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना, मैं बताऊंगा भी आगे चलकर कहां कहां पर इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं अपनी विषय वस्तु पर। जो विषय वस्तु थी, जो टॉपिक थे,
उन्हीं के अनुसार अपन इसको चालू करते हैं। देखिए 1921 से 22 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता के विषय में किसी को जानकारी नहीं थी, परंतु पुरातत्ववेत्ताओं के प्रयासों से हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। सन 1920 की बात है। 20 और 21 याद रखिएगा, है ना, ये दोनों डेट आती है। 20-21, 20 में खुदाई चालू होती है, 21 में वो जो स्थल है पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में आ जाता है। तो दयाराम साहनी और श्री माधव स्वरूप के नेतृत्व में हड़प्पा नगर में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो में खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। 1923 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। शुरुआत हो चुकी है पर बड़े पैमाने पर 1923 में हुआ, जिससे हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और ये कब हुई थी प्रकाशित? 1924 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि भैया कोई सभ्यता है यहाँ पर। सिंधु सभ्यता का नामकरण, जो मैंने आपको शुरुआत में नाम बताए थे, अब वो नामकरण क्यों है देखते हैं। क्योंकि सभ्यता के अवशेष अधिकतर सिंधु नदी के दोनों किनारों पर मिले हैं। चूंकि ये जो सभ्यता है ये नदियों के किनारे ही है, कारण इसका है आवश्यकता। जैसे मैंने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहां जहां आवश्यकता होगी आविष्कार होने लगेंगे। यहां पर आविष्कार से मेरा मतलब ये है कि नदी मनुष्य की आवश्यकता तत्कालिक समय या उस समय पर है। क्यों है? क्योंकि उस समय कोई ऐसे साधन नहीं है, कोई मोटर वगैरह नहीं है उनके पास में, ना ही नगर पालिका जैसा कोई सिस्टम है कि पानी घर में आ जा रहा हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उनके पास में। तो वो लोग जब शुरुआती दौर में अपने होंगे तो ऐसी जगह देखेंगे जहां पानी मिल जाए। पानी से ही कृषि होगी, क्योंकि भाई देना तो पड़ेगा ना, पेड़ों को जो फसल होगी पानी देना पड़ेगा। तो ये सभी किनारों पर मिलते हैं, जितने भी घर हैं वो सब किनारों पर मिलते हैं। तो इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आज के समय में नदियों के किनारे पर नहीं मिलते, जबकि शहरों में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की व्यवस्था सही तरीके से हो गई है, हम आधुनिक हो गए हैं, इसीलिए गांव से दूर हटकर शहरों में है, वहां नदी की आवश्यकता नहीं है लेकिन पानी मिल जाता है। तो इसको क्या कहा गया? सिंधु घाटी। सिंधु नदी में जो घाटी है उसके किनारे किनारे है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से पुकारा गया, क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा से ही प्राप्त हुई, क्योंकि हड़प्पा ही सबसे पहले टूटा था। उसी का जो पश्चिमी टीला है वो तोड़ दिया गया है उन्हीं ब्रांटन बंधुओं ने। तो हड़प्पा इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि पहला स्थल है। क्लियर है? अब देखिए, इसके अनुसार केंद्रीय स्थिति को देखते हुए पहले ऐसा माना भी गया था कि हड़प्पा केंद्र में है और यहीं से शासन भी होता रहा होगा। बाद में जाके स्थिति स्पष्ट हुई कि ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की लगभग 2/3 स्थल, 2/3 स्थल, यानी कि जो 2 स्थल हैं, यदि पूरे को 3 में बांट दें तो उसमें से जो 2 स्थल हैं वो राजस्थान और लुप्त सरस्वती नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारा गया। क्लियर है? इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इस समय कांसे का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। आप देखिए कि वो लोग किस टेक्नोलॉजी में हैं, उनको रसायन विज्ञान का भी अच्छा खासा नॉलेज है। कांसा कैसे तैयार किया जाता है? भैया कॉपर ले लो और टिन ले लो, इन दोनों को मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा। अब कांसा क्यों उपयोगी होता है ये भी तो जानना जरूरी है। क्या आवश्यकता थी कॉपर टिन को जोड़ने की? आवश्यकता ये थी कि कॉपर और टिन जो कार्य नहीं कर पाते वो कांसा कर देता है। कांसा एक तो हल्का होता है इन दोनों के मिलने के बाद, दूसरी बात मजबूत बहुत होता है। तो इन्होंने इन दोनों से मिश्रण से कांसा को तैयार किया और कांसे को ढालने के बाद में फिर तरह तरह के अपने औजार बनाए। हथियार हैं छोटी मात्रा में, ज्यादा बड़े हथियार नहीं है इनके पास, सुविधा के अनुसार चीजें हैं, सुविधाजनक बहुत है। क्लियर है? तो इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। एक और महत्वपूर्ण बात कि इनको लोहे का ज्ञान नहीं है। लोहे का जो ज्ञान है या लोहे की जो खोज है वो होती है वैदिक काल के सेकंड पीरियड में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जब लोहा आ जाता है तो उसके बाद में एक तरीके से उसको लौह क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि लोहे के बड़े बड़े औजार बनने लगते हैं, लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। तभी जो 16 महाजनपद आते हैं उसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो प्रथम नगरीकरण क्या हो गया? प्रथम नगरीकरण तो यही सिंधु सभ्यता हो गया। और जब हम द्वितीय नगरीकरण की बात करते हैं तो जो 16 महाजनपद आते हैं वो द्वितीय नगरीकरण है। इन सबको दोस्तों अपने जो पेन कॉपी है आपकी उस पर नोट करते हुए जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी चीजों को बता रहा हूँ जो बहुत सारी किताबों से ली गई है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि जिस चीज को आप लिख लेते हैं वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। शुरुआत में अपने जो टीचर वगैरह थे वो लोग कहा करते थे सुबह उठकर पढ़ो,
कॉपी में लिख लिख कर पढ़ो, लिख लिख कर याद करो, इसीलिए ताकि वो अच्छे से याद हो जाते हैं। अब समझ में आता है कि हाँ भैया याद हो जाते हैं, क्योंकि अब जरूरत है, उस समय जरूरत नहीं थी, उस समय सिर्फ पास होना मकसद होता था, है ना, मतलब अच्छे नंबर आ जाए, पास हो जाए, हो गया काम खत्म। पर यहाँ तो अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना है, खुद से खुद की लड़ाई है, एक एक चीज पर ध्यान देना है, एक एक नंबर को बटोरना है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप फेल हुए तो बाहर हैं, फिर 1-1.5 साल के लिए लटक जाएंगे, और जीत गए फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। चलिए सिंधु सभ्यता का थोड़ा विस्तार क्षेत्र देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में मुख्यतः 2 स्थल आते हैं दोस्तों। ये टेम्परेरी बस्तियां हैं, परमानेंट बस्तियां नहीं थी, इसको याद रखिएगा। एक का नाम है मुंडीगाक और एक का नाम है शुर्तगई। ये नाम पूछे जाते हैं प्री में, इसीलिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं आपको। मुंडीगाक, शुर्तगई, ये 2 हैं टेम्परेरी बस्तियों का मतलब है व्यापार का माध्यम थे, व्यापार बीच में होता था, सामान रखा जाता होगा, फिर दूसरे आते होंगे, सामान ले जाते होंगे, इस तरीके से। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है, सिंध पंजाब का पाकिस्तान है, पंजाब का भारत है, हरियाणा है, हरियाणा में जैसे राखीगढ़ी है, बनामाली है, ये सब हरियाणा में मिले। राजस्थान में क्या मिल रहा है, कालीबंगा मिल रहा है, इसके अलावा और भी है इसमें राजस्थान में। गुजरात में क्या क्या मिल रहा है, लोथल मिल रहा है, धौलावीरा मिल रहा है, ये सब गुजरात के हैं। उत्तर भारत में क्या क्या मिल रहा है, जैसे कि उत्तर भारत में यदि देख लिया जाए तो सहारनपुर है, सहारनपुर में 2 बस्तियां मिल रही हैं, हुलास मिल रहा है सहारनपुर में, बड़ा गांव मिल रहा है, ये सब उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में गंगा घाटी तक जाता है। अभी हम पूरे को देखेंगे, ये थोड़ा सा है यहां पर बताने के लिए। प्रोफेसर R.N. राव, इनको याद रखिएगा, R.N. राव के अनुसार, क्योंकि इनका नाम बार बार आने वाला है, ये बार बार अपने स्टेटमेंट देंगे, हमें स्टेटमेंट भी लिखना होता है उत्तर लेखन में, है ना। के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम 1600 है, यानी कि यहां से यहां तक का 1600 है, और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। क्लियर है, ये 1600 है और ये 1100 है। सिंधु सभ्यता का वर्तमान में ज्ञात भौगोलिक स्तर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक, और ये निकला भी है, लेकिन चूंकि किताबों में अभी अपडेट नहीं हुआ है, जब अपडेट हो जाएगा तो फिर हमको भी पता पड़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी या दूसरी किताबें जो भी हैं वो अभी तक 13 लाख मानती हैं, आप भी 13 लाख वाले पर ही निशान मारिएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का काल, देखिए सिंधु सभ्यता के काल में विषय में विद्वानों में मतभेद है। क्यों मतभेद है, मतभेद का कारण एक ही है, वो है भैया लेखन कला का पढ़ ना पाना, लेखन कला का पढ़ ना पाना। एक बात और दोस्तों, शुरुआत में मैंने बताया नहीं, मैं यहां पर बता दूं, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। उसमें जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। यहां से देखते हैं, देखिए एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, और एक होता है ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम इस प्राक ऐतिहासिक में रखते हैं, यानी कि लेखन कला मिली तो है पर पढ़ी नहीं गई है। यहां पर लेखन कला मिल भी गई है, पढ़ी भी जा चुकी है। और जो प्राग ऐतिहासिक काल होगा एक तरीके से, है ना, वो उसमें लेखन कला मिलती तो है, लेखन कला मिली ही नहीं है, ये पत्थर वाला काल है, इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल। क्लियर, तो ये वाली जो है इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर है, चलिए, हालांकि ये मैंने शुरुआत में बता दिया था, आप शुरुआत वाली क्लास को देखेंगे तो वहां पर ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो अब चूंकि लेखन कला को पढ़ नहीं पाए हैं, मिल तो गई है पर हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। अब जब हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं तो इसके अनुसार सब लोगों ने अपने अपने मन से या अपने अपने देखकर अपनी अपने अनुसार, अनुभव के अनुसार एक आकलन किया कि इनका जो समय पीरियड है वो कब है।
तो डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार 4000 ईसा पूर्व। क्लियर। जॉन मार्शल और डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं नहीं भैया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। व्हीलर कहता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और डॉक्टर सी एल फेब्री ये क्या कहते हैं 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है धर्मपाल अग्रवाल। इन्होंने कार्बन C14 इस पद्धति का उपयोग किया, जिसके माध्यम से इन्होंने आयु निकाला और आयु निकली कितनी 2300 ईसा पूर्व से 1750। सर्वमान्य तिथि यही है। जब आएगा तो आप इसी पर निशान लगाएंगे कि ये सर्वमान्य तिथि है। किसी व्यक्ति के बारे में विशेष तौर पर आ जाए तो आप इस पर लगा सकते हैं। और सिंधु सभ्यता के काल के बारे में विस्तृत लिखने के लिए आ जाए मेंस में तो आप पूरा लिख सकते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहां हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के काल को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है, परंतु इसमें तो कोई भी संदेह नहीं कि सिंधु सभ्यता की गिनती विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में की जाती है और सर्वमान्य मत कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ज्ञात की गई है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। क्लियर। सिंधु सभ्यता के काल को हमने देख लिया। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया इसका निर्माण कैसे हुआ। सबने अपनी अलग अलग दी है। किसी ने स्वदेशी मत दिया हुआ है, किसी ने स्वदेशी संस्कृतियों का मत दिया हुआ है, किसी ने कहा कि नहीं भैया आर्य ही इन सभ्यताओं के निर्माता थे। कोई ये कह रहा है कि भैया ये मेसोपोटामिया के समकालीन है तो सुमेरियन लोग ही इसके निर्माता हैं। किसी ने कहा कि ये सुमेरिया सभ्यता का उपनिवेश रही है, जैसे भारत अंग्रेजों का कभी उपनिवेश था। उस तरीके से सबने अपने अपने मत दिए हैं। तो हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता के विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। आता है प्रश्न दोस्तों। जॉन मार्शल फादर हैरस बोलते हैं कि भैया द्रविड़ लोग। कौन है? द्रविड़ लोग हैं। लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्रन, शंकरानंद और कुशालकर ये बोलते हैं आर्य लोगों ने इसका निर्माण किया है। आर्य लोगों ने। गार्डन चाइल्ड क्या बोलते हैं? वो कहते हैं नहीं भैया सुमेरिया के लोगों ने किया या सुमेरियन। याद रखिएगा मेसोपोटामिया एक जगह है जो आधुनिक रूप से इराक है, उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। यही की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता कहलाती है। सुमेरियन सभ्यता। क्लियर है। तो जब ये दोनों नाम आए तो इराक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा इसको और अंदर पर जाए तो दजला और फरात दो नदियां हैं। दजला और फरात। क्या है? ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप भूगोल पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर सब मिक्स हो जाएगा, सोचेंगे ये कहां से आ गए। दजला फरात दो नदियां हैं, इनके बीच की ये जो भूमि है यही मेसोपोटामिया कहलाती है। क्लियर है। ये इराक ही है। तो अब ये जो सभ्यता है, ये गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं कि सुमेरियन सभ्यता से ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। क्लियर। कर्नल स्यूल, डॉक्टर गुहा कहते हैं कि भैया ये मिस्र जाति के लोग हैं। अब मिस्र जाति का मतलब मिक्स है। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलियाइड हैं, भूमध्य सागरीय हैं, मंगोलियन हैं और अल्पाइन हैं। अब देखिए कैसे। ऑस्ट्रेलियाइड, ये जो ऑस्ट्रेलियाइड है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जो एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, नर्तकी की मूर्ति, जिसको अपन डांसिंग गर्ल कहते हैं। बचपन से खूब पढ़ते आ रहे थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है ना। ये जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति के मतलब जाति से संबंधित है। क्लियर। ये है नर्तकी की मूर्ति। मंगोलाइन कोई मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। तो जो पुजारी की मूर्ति मिली हुई है, पुजारी की मूर्ति जो कि साल ओढ़े हुए है और साल में कहीं ना कहीं फूल बने हुए हैं, वो मंगोलियन है। और इसी प्रकार भूमध्य सागरीय जो लोग हैं उनके शव बहुत साल ज्यादा मात्रा में मिले हुए हैं। इसी प्रकार अल्पाइन है। तो सभी लोग ये कहते हैं, या जो अधिकतम लोग हैं वो कहते हैं कि भैया ये लोग मिस्र जाति के थे। ऑस्ट्रेलियाइड भी रह रहे हैं, भूमध्य सागरीय भी हैं, मंगोलियन भी हैं और अल्पाइन भी हैं। अब इन चारों में अगर देखा जाए तो भूमध्य सागरीय लोग यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं के कंकाल और सब ज्यादा मात्रा में मिले हैं। तो इनको मुख्यतः कहा जाता है कि भैया यही लोग इनके निर्माता थे। अब देखिए डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे ने इस बात की पूरी व्याख्या कर दी, यहां पर स्पष्ट किया। भूमध्य सागरीय जाति सिंधु प्रदेश में सबसे अधिक थी। यही समाज में सबसे अधिक सम्मानीय तथा अभिजात समझी जाती थी। सम्मान मतलब तो जानते ही हैं, अभिजात का मतलब होता है कुलीन है, श्रेष्ठ है, ऊंचा है।
उन्हीं को अभिजात वर्ग कहा जाता है। तो अभिजात समझी जाती थी। सिंधु सभ्यता के विकास में इस जाति ने सबसे अधिक योगदान दिया था। क्लियर है? सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को हमने देख लिया। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा? धार्मिक जीवन, जब भी मैं आपको धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ाऊं किसी भी टॉपिक का, तो उसको आपको वर्तमान से जोड़ना है, तभी आपकी सोच जो है वो डेवलप हो पाएगी, तभी आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। कंसेप्ट यह क्लियर होना चाहिए। तो सुनिए, सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन को या किसी भी टॉपिक के धार्मिक जीवन को जब भी हम पढ़ाएंगे तो वर्तमान स्थिति से जोड़ना है, साथ साथ उसके बाद जो सभ्यता आई या उसके बाद जो काल आया उससे जोड़ना है और उसके पीछे वाले से जोड़ना है। तीन चीजों को जोड़ के चलना है। बस आपका जो उत्तर लेखन है बहुत गजब का हो जाएगा। वो आप बता देंगे सामने वाले को, जांचकर्ता को, कि हाँ भैया हमने सिंधु सभ्यता को पढ़ा है, तो अच्छे से उनके कंसेप्टों को भी समझा है कि क्या है ये। क्लियर? चलिए, तो देखिए, मातृ देवी की उपासना, यहां शिव की उपासना मिल रही है, लिंग पूजा, योनि पूजा, पशु पूजा मिल रही है, वृक्ष पूजा मिल रही है, अग्नि वेदिकाएं मिल रही हैं, जल पूजा, प्रतीक पूजा, मूर्ति पूजा मिल रही है, उपासिकाएं एवं देवदासियां हैं, पूजा विधि है, जादू टोनों में विश्वास है। अब अगर आप इन 11 चीजों को देखेंगे तो ये भारतीय समाज में आज भी व्याप्त है। तो सिंधु सभ्यता से पहले तो हम छोटी छोटी संस्कृतियों को देखते हैं, वो आपके टॉपिक में है नहीं दरअसल, अन्यथा मैं वहां से चालू करता, पहले था पर अब वो है नहीं। तो सिंधु सभ्यता के बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सभी चीजें हमें सामने दिखती हैं जो आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं। कुछ उसी रूप में है, कुछ थोड़ी बदल गई हैं। आप देख लीजिए, मातृ देवी की उपासना, शिव की उपासना हम आज करते हैं कि नहीं करते? वृक्ष पूजा, अग्नि वेदिकाएं, जल पूजा, ये सब होता है। लिंग पूजा, शिवलिंग की हम पूजा करते हैं। योनि पूजा, खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो कामाख्या मंदिर है वहां पर ये पूजा होती है। तो ये सब पूजा पद्धतियां पहले थी, आज भी हैं। अब देखिए, कनेक्ट करते हुए चलेंगे और पूरा याद होता हुआ आपको चलेगा। मातृ देवी की उपासना, सबसे पहले ही हमें मातृ देवी की उपासना तो बताना है, पर वो लोग क्यों करते थे उपासना, इसका भी कारण साथ साथ में बताना है। देखिए, सिंधु घाटी की खुदाई में मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली। मिट्टी के पात्र, मोहरे तथा ताबीजों पर भी मातृ देवी के चित्र मिले हैं, यानी माता के चित्र मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि सिंधु निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा इस धारणा पर आधारित थी कि सृष्टि का प्रारंभ नारी शक्ति से हुआ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, भैया नारी से ही हुआ है। यदि नारी नहीं होती तो फिर ये सृष्टि आगे ही नहीं बढ़ पाती। एक मूर्ति में एक नारी के गर्भ से, अब इससे एक कदम और आगे, वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। यह वनस्पति जगत की सृष्टि कारिणी देवी का प्रतीक है। क्लियर? अब देखिए, नारी की कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो शिशु को स्तनपान करा रही हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि मातृ देवी संपूर्ण मानव लोक की पोषिका पालिका जननी थी। मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि अथवा नर बलि भी दी जाती थी। ये कहां से मिल रहा है भैया, पशु बलि और नर बलि? दरअसल मोहनजोदड़ो के में एक चित्र ऐसा बना हुआ है जिसमें एक व्यक्ति है जो कि पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। इस तरीके से एक व्यक्ति है जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और हाथ में एक हंसिया जैसा कुछ औजार लिए हुए, नीचे कोई बकरा या मेमना टाइप का है जो कि उसकी गर्दन पे मारने का प्रयास कर रहा है। तो यहां से ये देखने को मिलता है कि शायद हो सकता है पशु बलि और नर बलि भी होती हो। तो ये मातृ देवी की उपासना। आप देखिए, लिखने का जो तरीका है उस पर फोकस करने की कोशिश करना कि सिंधु घाटी में जब हम मातृ देवी की बात कर रहे हैं तो हमने ये तो बता दिया कि मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिल रही हैं, ये सब हो रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम साथ साथ में क्या जोड़ रहे हैं? मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा इस धारणा पर आधारित थी कि सृष्टि का प्रारंभ नारी शक्ति से हुआ है। ये जोड़ देना जरूरी है। खाली ये बता देंगे मातृ देवी की उपासना होती है तो वो तो सभी जानते हैं यार, क्यों होती थी ये भी जरूरी है। आप देखेंगे तो सभी में इसी तरीके से लिखा हुआ है। चलिए आगे चलें। शिव उपासना, अब इस पे गौर करिएगा। सिंधु प्रदेश में खुदाई में एक मोहर मिली है जिस पर एक देवता की मूर्ति अंकित है। यह देव पुरुष योग आसन में बैठे हैं, यानी कि इस तरीके से योग की मुद्रा होती है। बुद्ध को आपने देखा होगा। इस देवता के 3 मुख और 2 सींग हैं। इनके सिर पर त्रिशूल के समान कोई वस्तु है। हाथी, चीता, भैंसा, गैंडा, हिरन आदि पशु इस देव को घेरे हुए हैं। इस मूर्ति में शिव के 3 लक्षण पाए गए हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? त्रिमुख रूप, क्योंकि 3 मुख हैं। पशुपति रूप, क्योंकि पशुओं के देवता हैं। योगेश्वर रूप, क्योंकि योग की तरह बैठे हुए हैं। तो तीनों चीजें हमको उस मुहर से समझ में आ रही है। याद रखिए, ये प्रश्न आता है
कि टोटल पशु कितने हैं। तो जब टोटल पशु आएंगे तो दोस्तों 6 हो जाते हैं। पूछेंगे क्यों सर 6 क्यों? टोटल पशु 6 इसलिए हो जाते हैं कि नीचे 2 हिरन है, एक तरफ में हाथी है, एक तरफ में हाथी है, भैंसा है, एक तरफ गेंडा है और चीता है। ठीक, तो 4 तो हो गए, ये नीचे हो गए 2 हिरन, तो हो गए कितने 6। टाइप ऑफ आ जाएंगे तो आप लिखेंगे 5। क्यों? क्योंकि हिरन जो 2 हैं वो अगर टाइप में आ जाता है तो कितने टाइप के हैं, तो फिर 5। ये पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा। अब 3 रूप, त्रिमुख रूप, पशुपति रूप, योगेश्वर रूप। सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं? उनके अनुसार यह मूर्ति शिव की है। इससे ज्ञात होता है कि सैंधव लोग शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त 2 अन्य मोहरें भी मिली हैं जिन पर शिव की आकृति बनी हुई है। तो यहां से क्या निश्चित हो गया कि भैया शिव की पूजा यहां पर चला करती थी। क्लियर है? अन्य चीजों से भी जोड़ सकते हैं आप। यहां पर जो कुबड़ वाला सांड है वो महत्वपूर्ण पशु है, मोहरों पर मिल रहा है, और नंदी वैसे भी शिव के प्रमुख थे, तो यहां से भी आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है? नाग पूजा भी हो रही है, क्योंकि शिव के गले में नाग हमेशा डला रहता था। अभी नाग पूजा आएगी, आप लोग देखिएगा। अब दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, लिंग पूजा। शिवलिंग की पूजा आज भी होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में काफी संख्या में लिंग मिले हैं। यह लिंग साधारण पत्थर, लाल पत्थर अथवा नील सैंडस्टोन, चीनी मिट्टी अथवा सीपी के बने हुए हैं। छोटे छोटे आकार से लेकर 4 फीट की ऊंचाई तक के लिंग मिले हैं। शिव के प्रतीक होने के कारण यह लिंग पवित्र समझे जाते थे तथा उनकी पूजा की जाती थी। क्लियर? अब है योनि पूजा, देख लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत से छल्ले मिले हैं। इस प्रकार के छल्ले मिले हुए हैं जो पत्थर, चीनी मिट्टी और सीपी के बने हैं। ये आधा इंच से लेकर 4 इंच तक बड़े हैं। अधिकांश विद्वान इन छल्लों को ही योनि मानते हैं। उनका मत है, अब देखिए योनि की पूजा क्यों की जाती थी। उनका मत है कि सिंधु निवासी लिंग पूजा के साथ साथ योनि की पूजा भी करते थे। संभवतः सिंधु सभ्यता के निवासियों के द्वारा ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति की उपासना का यह प्रतीक थी। सृजनात्मक शक्ति मतलब सृजन करना किसी चीज को, है ना, ये सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक थे। अब ऐसा हमें आज भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, आप यदि असम में जाएंगे तो वहां पर कामाख्या मंदिर में आज भी इसी तरीके की जो पूजा है वो होती है। क्लियर? पशु पूजा, सिंधु निवासी पशुओं की भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरों पर बैल, भैंस के चित्र मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि सिंधु निवासी इन पशुओं की पूजा करते थे। संभवतः सिंधु निवासी पशु पक्षियों में देवीय शक्ति का अंश मानते थे। उनका मानना था कि इनमें कहीं ना कहीं देवताओं का वास है। यहाँ पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, घड़ियाल, हिरण, तोता, मोर आदि पशुओं की पूजा करते थे। कहीं कहीं पर यह लोग नाग की पूजा भी करते थे। अब याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है, तो गाय और शेर, इन 2 जनों का हमको साक्ष्य सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता। तो आता है प्रश्न, सभी दे दिया जाएगा। एक जगह आ जाएगा गाय और शेर, तो आप लोग लगा देना भैया कि गाय और शेर ये दोनों ही सिंधु सभ्यता में नहीं थे। पर एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जब कुबड़ वाला सांड है तो निश्चित तौर पर गाय भी रही होगी। तो सिंधु सभ्यता में गाय नहीं थी, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि क्या सिंधु सभ्यता में गाय थी, तो आपको वहां पर हाँ लगाना है। फिर प्रश्न पूछेगा कि क्या सिंधु सभ्यता में गाय के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, तब ना लगा देना, क्योंकि मिले नहीं है, पर थी तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। वृक्ष पूजा, सिंधु निवासी वृक्ष की पूजा करते थे। मोहरों पर पर्याप्त चित्र मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रायः वृक्ष पूजा 2 रूपों में प्रचलित थी। अब यह भी 2 रूपों में प्रचलित थी। वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजा जाना, यानी जैसा वृक्ष है वैसे ही समझ लेना कि भैया प्रकृति के माध्यम से है। वृक्ष को किसी देवता के रूप में पूजा जाना आज भी होता है। पीपल पर, बरगद पर हम ऐसा मानते हैं कि भैया इनमें भगवानों का वास होता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो देवताओं के रूप में पूजा जाना तो 2 प्रकार से होती है, याद रखिएगा। एक उस समय पर, एक तो नॉर्मल उनके तरीके में जैसे वो हैं उसी तरीके से, दूसरा देवताओं को मानकर। तो यहाँ पर तुलसी, बबूल, नीम, खजूर, पीपल आदि वृक्षों को पूजते थे। अब थोड़ा अग्नि वेदिकाओं पे आ जाए। अग्नि वेदिकाएं क्या थी? इस तरीके की अग्नि वेदिकाएं हुआ करती थी। अग्नि वेदिकाओं का मतलब है यज्ञ में जो अग्नि वेदिकाएं होती है ना, वही। तो कालीबंगा, लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी आदि की खुदाई से हमें अनेक अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कुछ अग्नि वेदिकाओं में राख, कोयला के अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही मिट्टी के पिंड तथा मिट्टी के बने स्तंभ भी मिले हैं। संभवतः इस सामग्री का उपयोग किसी धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान में किया जाता होगा। भाई इसका काम तो यही है
शुरुआत से ही अपन लोग देखते आ रहे हैं, है ना। अगर देखें तो जो अग्नि वेदिकाएं हैं इनका क्या काम है, यज्ञ वगैरह करना, आज भी प्रचलित है। जल पूजा, अब जल पूजा तो आप लोगों ने की ही होगी, अर्घ्य देते हैं ना सूर्य भगवान को, वैसा ये लोग भी करते थे। देखिए, सिंधु निवासियों को पवित्र स्नान तथा जल पूजा में गहरा विश्वास था। सिंधु लोग शुभ मुहूर्त एवं विशेष पर्व पर सामूहिक स्नान करना एक पवित्र कर्तव्य मानते थे। ये पता कैसे पड़ा है हमको, एक बृहद स्नानागार मिला हुआ है, उस बृहद स्नानागार में बहुत बड़ा एक कुंड है। जब इस कुंड पर हम अभी अपनाएंगे, आगे इसको देखेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई सब पे चर्चा करेंगे, तो उसको हम देखते हैं तो इसके अगल बगल इस प्रकार से कमरे बने हुए हैं। तो सब आदमी यहाँ से नहाकर आते हैं और यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, यहाँ से आएंगे, फिर इन कमरों में जाएंगे, कपड़े बदलेंगे, फिर उसके बाद पूजा स्थल जाएंगे। इस तरीके से उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था है। तो जल पूजा वहां पर प्रचलित थी। प्रतीक पूजा, ये क्या है, प्रतीक का मतलब है किन्हीं चिन्हों को सामने रखकर उनकी पूजा करना। तो यहां पर एक चिन्ह आएगा जिसको हम बोलते हैं स्वास्तिक। क्लियर, स्वास्तिक की जो पूजा है और साथ साथ में चक्र, चक्र की तुलना अगर हम देखें तो सूर्य से की जाती है। अब देखते हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में कुछ स्थानों पर स्तंभ, चक्र तथा स्वास्तिक के चित्र मिले हैं। संभवतः इनका कुछ धार्मिक महत्व था। विद्वानों का अनुमान है कि यह किसी देवी या देवता के प्रतीक होंगे तथा उनकी पूजा होती होगी। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक का चिन्ह पवित्र और शुभ माना जाता है। माना जाता है कि नहीं, दीपावली के समय पर बहुत सारी लड़कियां जो है वो रंगोली के रूप में इसी जो साथिया हो गया, चक्र हो गया, ये सब बनाती हैं कि नहीं, तो ये प्रतीक के रूप में आज भी है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका उपयोग कहीं ना कहीं हिटलर भी अपने झंडे में किया करता था। हालांकि हिटलर का जो उद्देश्य था वो अलग तरीके से था, वो आर्य अपने आप को कहता था, अपने आप को महान कहा करता था कहीं ना कहीं, है ना। तो वो चिन्ह का प्रयोग जरूर करता था, पर उसके चिन्ह के प्रयोग करने का अर्थ दूसरा था, पर करता तो था वो। इसी प्रकार मोहरों पर चक्र की तरह बने कुछ आकार अनुमान लगाया जाता है, उन आकारों को देखकर अनुमान लगाया जाता है सिंधु निवासी सूर्य की पूजा करते थे। तो इस प्रकार के चक्र बने हैं जिससे ये अनुमान लगा लेते हैं कि भैया हो सकता है ये लोग सूर्य की भी पूजा करते हो। एक तरीके से प्राकृतिक पूजक ये लोग हैं। वृक्ष की पूजा हो गई, जल की पूजा हो गई, पशुओं की पूजा हो गई, प्रतीक की पूजा हो गई। तो इन सबसे क्या निकल कर आया, ये प्राकृतिक पूजक हैं या प्रकृति के पूजा करते हैं, प्राकृतिक पूजा करते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। पूजा का स्वरूप प्राकृतिक है, ये भी लिख सकते हैं। मूर्ति पूजा, अब यहां से एक चीज को और जोड़ लीजिएगा अगर आप लोग लिख रहे हो तो देखिए, ये लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से प्रकृति की जो पूजा है वो हमें ऋग्वैदिक काल में भी देखने को मिलेगी। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल में भी देखने को मिलती है और उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलती है, पर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। इस बात को आप लोग कहीं नोट कर लेना, क्योंकि यहीं से आप उसको कनेक्ट करोगे। क्लियर, आगे चलते हैं। मूर्ति पूजा, सिंधु प्रदेश में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। याद रखिएगा, वैदिक काल में मूर्ति जो पूजा है वो नहीं मिली है। मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य वैदिक काल में नहीं मिलता, बहुत आगे समय तक नहीं मिलता, तो मूर्तियां मिली हैं। इससे प्रतीत होता है कि सिंधु निवासी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। सिंधु निवासी साकार उपासना करते थे, उनके समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। साकार का मतलब है किसी न किसी आकार में, सामने मूर्ति रख ली, मूर्ति माता देवी की हो सकती है, शिव की हो सकती है, शिवलिंग के रूप में हो सकती है, उसको साकार रूप कहते हैं। निराकार की बात यहाँ पर नहीं आई है, हो सकता है निराकार को मानते हो, पर जब तक लेखन कला नहीं पढ़ पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। निराकार को भारत में कब माना जाता है, उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने के बाद जब उपनिषद आ जाते हैं तो उपनिषदों में मुख्यतः निरंकार या निराकार की जो भावना है, जिनका आकार नहीं, जिनको ब्रह्म कहा गया है, उनकी एक तरीके से देखा जाए तो एक कंसेप्ट आने लगता है, मोक्ष जिसको कहते हैं, कि मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये सब बातें उपनिषदों की हैं। और ये जो उपनिषद हैं ये उत्तर वैदिक काल के बाद आते हैं। इसके पहले अभी साकार उपासना ही हो रही है, व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाया। क्लियर है। अब देखिए, उपासिकाएं एवं देवदासियां, ये क्या है। सिंधु प्रदेश में अनेक नारियों की मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा की एक मूर्ति, एक नारी सर पर खाद्य सामग्री से भरा, ऊपर कोई एक पात्र रखे हुए है। जॉन मार्शल के अनुसार यह मूर्तियां मंदिर की उपासिकाओं की हैं। मोहनजोदड़ो में एक लड़की की मूर्ति मिली हुई है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह देवदासी की मूर्तियां है। क्या है उपासिकाएं और देवदासियां। उपासिकाएं उनको कहा जाता था जो मंदिरों में रहकर ईश्वर की उपासना करती थी, अधिकतम समय वहीं व्यतीत करती थी। कुछ कुछ ऐसी होती थी जो अपना पूरा जीवन मंदिर के लिए दे देती थी।
कुछ ऐसी थी जिनको देवदासियां कहा गया। ये देवदासियां क्या थी? ये देवदासियां भी मंदिर में ही रहा करती थी, लेकिन ये एक तरीके से गृहस्थ जीवन में रहा करती थी। जो मंदिर के पुजारी रहा करते थे उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देती थी। तो इनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत जो होगी वो हम भारत के आगे इतिहास में देखेंगे। इसीलिए इन कंसेप्ट को समझ लेना जरूरी है कि शुरुआती दौर में उपासिकाएं और देवदासियों का थोड़ा बहुत हमको देखने को कहां मिल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में ही। ठीक, आगे चलते हैं। पूजा विधि। सिंधु निवासी पूजा में धूप, दीप, अग्नि आदि का प्रयोग करते थे। यहाँ के निवासी अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संगीत नृत्य का प्रयोग करते थे। सिंधु प्रदेश में पशुपति देवता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो से चित्र प्राप्त हो रहा है, वहां पशु बलि का चित्र है वो थी। धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो ये इनकी पूजा पद्धति थी। जादू टोनों में विश्वास। खुदाई से प्राप्त बहुत सी ताबीजों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु निवासी भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे। सिंधु निवासियों में देखा जाए तो वहां से जो ताबीजें मिली हैं उन ताबीजों को देखकर ऐसा लगता है, और आज के परिप्रेक्ष्य में हम ताबीजों को देखते नहीं यार, एक बाबा ने अलग ताबीज दे दी, बहुत सारे अंगूठी पहने हुए हैं, अंगूठेश्वर बाबा ही बन गए हैं, बिना ताबीज के काम नहीं हो पा रहा, रात में जाते हैं तो ताबीज पहने रहते हैं, भूत ना लग जाए। वही सब पूरा विश्वास उस समय भी था और आज भी है। क्लियर? उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सिंधु निवासियों की धार्मिक मान्यताओं को हिंदू धर्म के विकास का प्रारंभिक चरण माना जाता है। प्रारंभिक चरण, शुरुआती दौर यही है, फिर यही विकसित होता होता धीरे धीरे आगे चला जाता है। डॉक्टर आरसी मजुमदार तो कहते हैं कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता का वर्तमान के हिंदू धर्म में सावयविक यानी एक समान, ये शब्द लिख लीजिएगा, अच्छा शब्द है, बार बार आप निष्कर्ष में इसका प्रयोग कर सकते हैं जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी। तो सावयविक, समान, एक जैसा संबंध है। क्लियर है? आगे चलें। चलिए, तो ये तो हो गया धार्मिक जीवन। सामाजिक जीवन पे आते हैं। किस तरीके का सामाजिक जीवन रहा होगा? सामाजिक संगठन, परिवार, स्त्रियों की दशा, भोजन, वेशभूषा और आभूषण, श्रृंगार व प्रसाधन सामग्री, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, मृतक संस्कार। मृतक संस्कार का मतलब है जब समाप्त हो गए, समाप्त हो जाने के बाद शव के साथ क्या क्या करेंगे, वो होते हैं मृतक संस्कार। किस तरीके से होगा सामाजिक जीवन में, हम इन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक संगठन को देखते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई से ज्ञात होता है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ऐसा ज्ञात होता है। क्यों ज्ञात होता है? आप कहेंगे सर 4 वर्ण की परिकल्पना तो ऋग्वैदिक काल के अंत में आ रही है, यहां पर कैसे? देखने में ऐसा समझ में आ रहा है, तो चूंकि हमने उस व्यवस्था को पहले से देख रखा है, जिन विद्वानों ने ये बातें कही हैं उनने भी उस व्यवस्था को देख रखा है, तो वो उन व्यवस्थाओं को इन व्यवस्थाओं से कनेक्ट कर कर देखते हैं। ठीक, पर लेखन कला तो है नहीं, है पर पढ़ी नहीं गई है, तो एकदम कंफर्म बोल नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, पर अनुभव के आधार पर बताते हैं। सुनिए, विद्वान। विद्वान तो कौन है? 4 भागों में जो विभाजित है, पुरोहित, ज्योतिष, वैद्य। दिमाग वाला काम करेंगे, पुरोहित हैं, ज्योतिष हैं, वैद्य हैं। योद्धा, सैनिक कार्य करने वाले। जन रक्षक, जो जनता की रक्षा करते हैं। व्यवसायी, जो व्यापार से संबंधित होंगे, तो भैया दुकानदार हो गया, व्यापारी हो गया, शिल्पी हो गया या शिल्प का जो व्यापार करते हैं। श्रमिक वर्ग, जो मेहनत करेंगे, तो उसमें कौन हो गया? किसान हो गया, श्रमिक हो गए, मछुआरे हो गए, घरेलू नौकर हो गए। अब आप समझिएगा, अब इन्हीं चारों को अपन इससे कनेक्ट कर देते हैं। किससे? जो ऊपर वाला वो है वो हो गया ब्राह्मण, जो दूसरा वाला है वो हो गया क्षत्रिय, तीसरा वाला हो गया वैश्य, और चौथा वाला हो गया शूद्र। मैं यहां फिर से आपको बता दे रहा हूं, लेखन कला स्पष्ट ना होने के बाद आदमी कह नहीं सकता, पर इन 4 भागों में बांटने का प्रयास कहीं ना कहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद की जो सभ्यता थी वो 4 भागों में बटी थी। तो हो सकता है संपर्क में रहे हो तो इस प्रकार का रहा हो, किंतु अब दूसरे जो व्यक्ति हैं, विमल चंद्र पांडे जी, इनका कथन क्या है? इनका कथन है कि सैंधवकालीन समाज कई वर्गों में विभाजित था। 4 वर्गों में विभाजित नहीं था, कई वर्गों में विभाजित था। अब ये कैसे हो गया, समझिए। अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कल्पना तो ऋग्वैदिक के बाद आती है, तो इसको तो हटा ही दिया। साथ साथ में यदि हम इसको हटा दें, विद्वान, योद्धा, व्यवसायी, श्रमिक वर्ग, इन सबको हटा दें, सब हटा दिया, तो फिर क्या होता है? सब अलग अलग हो गए। पुरोहित अलग हो गया, ज्योतिष अलग, वैद्य अलग, सैनिक कार्य करने वाले अलग, जनरक्षक अलग, है ना, दुकानदार अलग हो गए,
व्यापारी अलग हो गए, शिल्प अलग हो गए, सबका अपना अपना कार्य हो गया। इसी प्रकार किसान श्रमिक हो गए। अब वो क्या कहते हैं कि विभाजित था। पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिष, जादूगर और वैद्य, ये सभी उच्च वर्ग के समझे जाते थे। मतलब कि जो लोग दिमागी काम करते थे और रक्षा वगैरह करते थे, तो उन सभी लोगों को उच्च वर्ग का समझा जाता था। इन्होंने दो वर्गों में बांटा है। किसने? विमल चंद्र पांडे जी ने। तो वो कहते हैं ये उच्च वर्ग समझे जाते होंगे। इसके अतिरिक्त जो बच गए उनको कह दिया कि भैया ये कृषक हो गए, व्यवसायी हो गए, बढ़ई हो गए, मल्लाह हो गए, मछुआरे हो गए, तो ये दूसरे वर्ग में थे। तो इस प्रकार इन्होंने दो वर्गों में बांटने की कोशिश की है। क्लियर? तो सामाजिक संगठन को हमने देखा। अब देखते हैं परिवार। परिवार कैसा था? समाज की मूल इकाई परिवार थी। प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि रहते थे। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित रही होगी। अधिकतम विद्वान कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब है कि पिताजी, पिताजी के भाई, चाचा, ताऊ, जितने भी उस ब्लड से संबंधित हैं वो सभी एक जगह पर रहेंगे, है ना। बड़े पापा, ताऊ जी, बब्बा, दादी, सब लोग, यही होता है संयुक्त परिवार। आज के समय में तो देखने को मिलता ही नहीं है। सबको अपना सेपरेट सेपरेट घर चाहिए, तो सब अपना मौका देख के निकल लेते हैं। खास तौर पर ये कंडीशन शादी के बाद ही होती है ना। चलिए, खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों की बहुलता से, अब चूंकि नारियों की मूर्तियां बहुत मिल रही, छोटी छोटी टेराकोटा की मूर्तियां हैं, उनको देखकर यह अनुमान लगा लिया जाता है यह जो समाज है वह मात्र सत्तात्मक है। भैया मात्र सत्तात्मक है क्या? पहले तो इसको समझें, तब हम ये मानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब होता है कि माता की सत्ता, आज भारत में आप देखेंगे तो पिता की सत्ता है। खास तौर पर यह संपत्ति के लिए ही हुई थी कि यदि घर में मान लीजिए पिताजी जब समाप्त हो जाएंगे तो उनकी संपत्ति पर उनके पुत्रों का अधिकार होगा, है ना। तो ये एक तरीके से पिता सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? पिता करेंगे डिसाइड। ये भारत में आज है। पर सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक थी। माता के नाम पर ही सब कुछ होता था। माता ही सर्व प्रमुख थी। यानी कि पिताजी डोली में बैठकर आएंगे, कहां पर? माता के पास में। माता नहीं जाएंगी, पिताजी आएंगे शादी के समय पर। इस प्रकार की जो प्रथा थी वो मात्र सत्तात्मक कहलाती थी। दूसरी बात, मात्र सत्तात्मक क्या और कोई समाज था भारत में? बिल्कुल था। तो सातवाहन जो हैं वो मात्र सत्तात्मक समाज था। इसमें कुछ मात्रा में माता, या फिर कह सकते हैं कि माताओं के शासन से प्रभावित था, और कुछ मात्रा में, पूरी तरीके से नहीं, कुछ मात्रा में मात्र सत्तात्मक इसको कहा जाता था। कारण उसका यह है कि सातवाहन शासकों के जितने भी शासक हैं उन सभी के नाम के पीछे उनकी मां का नाम लगा हुआ है। लेकिन चूंकि पुरुष ही वहां पर शासन करते थे तो पूर्ण रूप से मात्र सत्तात्मक था, ये कहना उचित नहीं होगा। इसीलिए इसके पहले शब्द हम लगा देते हैं पहले ही कि कुछ मात्रा में मात्र सत्तात्मक था। इसके अलावा कहीं और है क्या? बिल्कुल है, मेघालय। मेघालय में जनजाति है गारो और खासी। गारो और खासी ये दो ट्राइबल्स हैं जो कि एक तरीके से देखा जाए मात्र सत्तात्मक समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्लियर? तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि मात्र सत्तात्मक था। स्त्रियों की दशा, चूंकि मात्र सत्तात्मक है तो स्त्रियों की दशा तो ऊंची ही होगी, है ना। विद्वानों का अनुमान है कि सैंधव समाज में नारी को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी तथा वह धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से भाग लेती थी। परिवार में भी स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। सूत काटना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर का प्रबंध करना आदि स्त्रियों के प्रमुख कार्य थे। मेंस में उत्तर लिखने के लिए जब आता है तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं। ऋग्वैदिक काल का सिंधु घाटी सभ्यता में लिखाते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर वैदिक काल में लिखाते हैं। समझिएगा, यहां पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की अच्छी स्थिति अच्छी है। थोड़ी गिरावट उत्तर वैदिक काल में होती है और फिर अच्छे से गिरावट जो है वो हो जाती है सूत्र काल में। जब बुद्ध का समय आता है, महावीर के समय आता है, उस समय पर अगर देखा जाए तो जो स्थिति है वो काफी डाउन हो जाती है। इनको याद रखिएगा। फिर मौर्य काल में थोड़ी सी स्थिति सुधरती है। क्लियर? पर जिस प्रकार की स्थिति ऋग्वैदिक काल में और सिंधु घाटी सभ्यता में रही वैसी स्थिति उसके बाद फिर कभी नहीं हो पाती है। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। भोजन। सिंधु घाटी के निवासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। अब याद रखिएगा, यानी कि सर्वहारी थे, सर्वहारी। अब ये दोनों ही प्रकार के थे। तो ये लोग क्या करते थे? गेहूं, जौ, चावल, खजूर, घी, दूध, फलों के अतिरिक्त मांस, मछली, अंडे का भी सेवन करते थे। यह लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर, मुर्गा, कछुआ, घड़ियाल आदि के मांस का भी प्रयोग करते थे।
यह लोग तरबूज, नारियल, अनार, खजूर, नींबू आदि फलों का सेवन करते थे। इन सबको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आर्य लोग हैं वो भी शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी हैं, दोनों प्रकार के हैं, सर्वहारी हैं। पर उनके और इनमें डिफरेंस ये है कि ये लोग मांस के मामले में हर कुछ को खा जाते थे, जैसे कि यहाँ पर कछुआ भी लिखा हुआ है, अन्य चीजें, सुअर भी लिखा हुआ है। पर आर्य लोग इस तरीके के नहीं थे। वो लोग मांस पसंद तो करते थे, पर मांस में भी वो क्वालिटी को ज्यादा वो समझते थे कि जो क्वालिटी वाला होगा उसी को करेंगे, उसी को खाएंगे, हर किसी को नहीं खाएंगे। तो इसमें आप लोग इन दोनों में डिफरेंट कर सकते हो, जब अपनाएंगे तो उसको देखेंगे। आगे चलते हैं। वेशभूषा। सिंधु घाटी के निवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सामान्य लोग कमर तक कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। यह लोग शाल से अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढक लिया करते थे। दूसरे वस्त्र जो शरीर के नीचे पहना जाता था वो धोती या चादर के समान होता था। स्त्रियां घाघरे का प्रयोग करती थी। अब आपने देखा होगा कि जब हम ऋग वैदिक काल में आते हैं या वैदिक काल में आते हैं तो वहां पर तीन हमको देखने को मिलते हैं। एक दिखता है उष्णीय, एक होता है अधिवास, एक होता है नीवी। ये वस्त्रों के नाम हैं, क्योंकि वहां पर हमें ऋग्वेद है ना हमारे पास जानने के लिए, लेखन कला है, तो ऋग्वेद के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि भैया क्या क्या वो लोग पहना करते थे। पर यहाँ पर लेखन कला को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जो देख पा रहे हैं वही कह रहे हैं। अब जो देख पा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो है कि भैया ऊपर से शाल पहन लेते हैं, अन्यथा ऊपर से यहाँ तक नॉर्मल रहते हैं, नीचे वो लोग पहनते हैं। तो जिसमें जो लड़कियां पहनती हैं वो घाघरा है, जो व्यक्ति पहनते होंगे उसको पजामा कहा जाता होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। आभूषण। सिंधु घाटी के स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन हैं। दोनों पहनते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। उनके आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत, कीमती पत्थर, तांबे के बने होते थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही कंगन, हार, भुजबंद, अंगूठियां, कड़े आदि आभूषण पहनते थे। स्त्रियां चूड़ियां, कर्णफूल, कंठहार, पाजेब, कड़े आदि का प्रयोग करती थी। क्लियर। श्रृंगार व प्रसाधन सामग्री। अब ये आ गया भैया ब्यूटी पार्लर। सजने